अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिकंदराबाद शहर में वाक़े बोयनपल्ली इलाके की सड़क पर ताड़बंद चौराहे के करीब नाअहल ड्राइविंग की वजह से एक तेज रफ्तार कार ने एक DCM कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसमें सवार 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करके जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और कार चलाने वाले को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MP V हनुमत राव ने TSRTC वर्कर्स के सिलसिले में AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हालिया बयान पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि महीना भर खामोश रहकर इन्होंने जबान खोली भी तो CM KCR की तायद में और अरसे दराज से SC ST पसमानदा तबकात का साथ निभाने के वादे इनके खोखले साबित हुए। 4 लाख लोग बेघर हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, वीडियो के शादियां नहीं होंगे, बच्चे स्कूल नहीं बनेंगे, आखिरी में नक्सलेट बनेंगे। तो इसी वजह से मैं गुजारिश करूंगा, आखिरी बात हमारे पार्लियामेंट में असदुद्दीन साहब से मेरी गुजारिश है, कल तक एक बात नहीं बोले। RTC कितने दिन से चल रहा, इतने लोग मर रहे हैं, एजिटेशन चल रहा, बसेस नहीं चल रहे, लोग परेशान है। RTC पे आज क्या बोले? नो KCR जो बोले तो सुनना है, KCR अच्छे के वास्ते बोल रहे हैं। अरे भैया असद साहब, तुम्हारा पिताजी सलाउद्दीन ओवैसी गरीब के वास्ते लड़ता था, गरीब के साथ रहता था, मगर तू सरमाएदारों के पीछे फिरने का काम बंद करो ताकि लोग तुम्हारे पर से विश्वास उड़ जाएगा। अगर सलाउद्दीन जिंदा रहते तो ये तेरे भाषण को बोलने को भी फील होते थे। मैं ऊपर से सलाउद्दीन ओवैसी से मेरी गुजारिश है, तुम्हारे पिताजी को काम में आके उसको सही रास्ता बताओ, ये मैं बोलने का है। TRS गवर्नमेंट की दिलों को खुश कर देने वाली डबल बेडरूम स्कीम के सिलसिले में आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के इस स्कीम के मकानात के सिलसिले में 5 दिनों का अपना एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस मौके पर जियागुड़ा के कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने वहां के लोगों को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इसके हकदारों को ये अलॉट कर दिए जाएंगे। उन्होंने दौरा करने वाले हैं तो उसके ताल्लुकात से हम उनका स्वागत करेंगे। पार्टी के 6 तारीख को सवेरे 9 बजे उन्होंने हमारे जियागुड़ा को बता रहे हैं, तो उनको स्वागत करने के लिए आदरणीय हमारे अध्यक्ष चारी जी के नेतृत्व में सीनियर लीडर परंदामाना, उनके साथी जितने भी सीनियर है यहाँ, महिला के लीडर से और माइनॉरिटी लीडर से, सभी के नेतृत्व में, सभी के समक्ष में, सभी से कोऑपरेशन से उनका स्वागत बहुत ही बेहतरीन से करने के लिए आज हम लोग पूरे लोग मीटिंग बुलाया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुलाया जाएगा। पहला उन्होंने जियागुड़ा को आती पार्टी ऑफिस में आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद 2 बेडरूम का मुआयना करेंगे। 2 बेडरूम के मुआयने करते हुए वहाँ के जो मसाइल है, जो और भी एमिनिटीज की ज़रूरत है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। उनके साथ कलेक्टर, कमिश्नर और भी 2 मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका नाम भाई कल बोलूँगा। सो वो लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग पार्टी की तरफ से हमारा जो भी हमारा दायित्व रहेगा हम जरूर करेंगे। तो 9:30 बजे के दिन, कल नहीं परसों आ रहे, 6 तारीख के दिन आ रहे, 9:30 बजे जियागुड़ा को आ रहे। धन्यवाद आपका। ये पूरा मीटिंग रखने का मकसद वही था या दूसरे डेवलपमेंट के कामों के बारे में? नहीं, ये पार्टी ऑफिस में केवल हमारे जो स्वागत के लिए हमारे प्रेसिडेंट के नेतृत्व में सीनियर परंदामाना के साहित्य में उनको स्वागत करने के लिए हमारे पार्टी ऑफिस में बुला के हमारी जो पार्टी के ताल्लुका से है उनको डिस्कस करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मिनिस्टर साहब, क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं,
लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। मरकजी वजीर पंचायत राज पुरुषोत्तम रुपैया तेलंगाना के दौरे में आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इनका खैर मकदम करने वालों में जनता फाउंडेशन के बहुत सारे कारकुन मौजूद थे, जैसे कन्वेनर सैयद मुशर्रफ, विशाल सिंह, नवीन अग्रवाल, रियाज अहमद, विक्रम सिंह, नरसिंह राव वगैरह वगैरह। इस मौके पर मरकजी वजीर का सैकड़ों गुलदस्तों के साथ खैर मकदम किया गया। इसके बाद वो जिले महबूबनगर के आत्माकूर में वाक़े अमराचिंता मंडल में स्वच्छ भारत के सिलसिले में एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। हमारी दुनिया में अरसे दराज से एक माहौल सा बन गया है कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ बयान देता है उसे कांधों पर बिठा लिया जाता है। इस सिलसिले में दुनिया का तरक्की याफ्ता माने जाने वाला मुल्क अमेरिका पेश रहता है और हमारे मुल्क भारत के साथ साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी इसके शाना बशाना चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अभी शहर हैदराबाद की कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भारत को सारी दुनिया में बदनाम कर देने वाले बाबरी मस्जिद को ढा देने के सिलसिले के केस में फैसला दिए जाने वाले माहौल के चलते बयान दिया कि इस तारीखी बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस के साबिका पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था और भारत के एक सीनियर लीडर माधव गोडबोले के एक बयान का साथ देते हुए इन्होंने कहा कि भारत में फसाद की इब्तिदा तो कांग्रेस के दौर से ही शुरू हो गई थी। इन्होंने फैसला देने वाले जज को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ताले खुलाने का मामला उसका शाबानों से कोई ताल्लुक नहीं था, ये पहले से चल रहा था। और तीसरी बात इसमें यह है कि जस्टिस पांडे ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने ताले खोलने का जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि मेरे कोर्ट में एक काला बंदर आकर बैठा था और लोग उसको बादाम खिला रहे थे, अखरोट खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। जब मैंने जजमेंट दिया तो दोबारा वो काला बंदर मेरे घर में आकर बैठ गया, तो मैंने समझा कि प्रभु ने मेरे जजमेंट को कबूल कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जितना ये जुडिशियल मामला रहा है 1949 से लेकर ताले खुलाने तक, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। आप एक बात याद रख लीजिए कि माधव गोडबोले ने कहा बिल्कुल सही है, लॉक पड़ा हुआ है, 4:15 को जजमेंट आता है और 15 मिनट के अंदर लॉक को तोड़ दिया जाता है, जिसके पास चाबी उसको बुलाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद राजीव गांधी अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज वहीं से करते हैं, उस जगह से करते हैं। आप बताइए, ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है और हम इस बात को मानते हैं। और हम माधव गोडबोले साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी पहले करते हो? बिल्कुल, वो उन्होंने जो माधव गोडबोले ने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने जो माधव गोडबोले साहब ने कहा है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ये ताले खुलाए गए। आप बताइए कि जिस जमाने में ताले खोले गए कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग होती है और 25 पेज का ऑर्डर दिया जाता है, टाइप करने कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। बिल्कुल हमारी रियासत तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हालिया एक बड़े तालीमी तनाज़े के बाद ऐसे मामलात का एक सिलसिला सा चल निकला है। अभी शहर हैदराबाद के मीरपेट इलाके से खबर मिली है कि TRR पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़ेर तालीम तीसरे साल की तालिबा संध्या ने अपने घर की छत से लटक कर फांसी ले ली और इस हादसे पर इसके साथी तुलबा वहां कसीर तादाद में जमा हुए और बतलाया कि अरसे दराज से कॉलेज के कई लेक्चरर्स की जानिब से
उसे हिरासत किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस मौके पर कई कॉलेज के तुलबा ने इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा भी किया, जिसकी वजह से ये हादसा समाज के सामने आया। लेकिन मीरपेट पुलिस की इत्तला के बमूजिब अभी तक इस सिलसिले में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। टारगेट ఒకసారి మా క్లారిటీ కోసం ఒకసారి హెచ్ఓడి ఇంకా ఆ మ్యామ్ని ఒకసారి మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా ఏం తప్పు లేకుంటే ఎందుకు రాలే మరి మ్యామ్ రావాలి కదా నాకు తెలిసి ఎంత టార్చర్ చూపించిందో నేను ఇలాగే చాలాసార్లు కాలేజీలో కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఎవరు చూసుకోలే సో ఇప్పుడు ఇట్లా అయింది మాకైతే యాక్షన్ కావాలి ఏం కావాలి మీ డిమాండ్స్ ఏంటి ఆమె వచ్చి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ హెచ్ఓడి ఇంకా పార్వతి మ్యామ్ తప్పెవరో తెలుసుకోవాలంటే మాకు ఆమె రావాలి వచ్చి మాకు క్లారిటీ ఇచ్చి చెప్పకపోతే మాకు తెలుస్తుంది తప్పెవరిదో ఆమె ఇంకా మా హెచ్ఓడి ఇద్దరు ఇక్కడ రావాలి అన్న సార్ అండ్ పార్వతి మ్యామ్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం ప్రాజెక్ట్ వల్ల అని తెలిసింది, అది టార్చర్ వల్ల దేని వల్ల నాకు ఇంకా తెలియదు, కానీ వాళ్ళ వల్ల అయితే తెలిసింది. యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళినా నాకైతే రివర్స్లోనే ఆన్సర్ ఇస్తుంది, నన్ను ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది. टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स को अपनी ड्यूटीज पर हाजिर हो जाने के लिए सीएम केसीआर ने 5 नवंबर तक का वक्त दिया था, जिसके सिलसिले में अभी महीना भर की तनख्वाहों से मुतासरा 50,000 के करीब हड़ताली अहदेदारों में से वरंगल रीजन के 5 सुपरवाइजर्स के ड्यूटीज ज्वाइन कर लेने की इत्तला दी गई है। रीजनल मैनेजर ए श्रीधर ने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि आखिरी वक्त तक कुछ और वर्कर्स के ड्यूटीज ज्वाइन करने के इम्कानात रोशन है। इस सिलसिले में वरंगल के पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी ज्वाइन करने वाले अहदेदारों की तायद में बयान दिया कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और जो भी इन्हें ऐसा करने से रोकेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। మాకు ఇల్లు లేదు, స్థలం లేదు, ఏం లేదు, పొలం లేదు, ఏం లేదు, కనీసం తల్లిదండ్రులు లేరు మమ్మల్ని చూస్తానికి. కాబట్టి నాకు ఉన్నది ఒకటే ఉద్యోగం. ఆ ఉద్యోగం కోసమే నేను పాకులాడుతున్నాను. 30 రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తున్నాను. కోర్టు ఇంకా సాగదీస్తూనే ఉన్నది. గవర్నర్ సపోర్ట్ చేయట్లేరు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జోక్యం తీసుకోవట్లేదు, ఎవరేం మాట్లాడట్లేరు. కాబట్టి సీఎం గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఈరోజు నేను జాయిన్ అయ్యాను వచ్చి. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు లీడర్లు ఒత్తిడి చేయడం వల్ల నేను విత్డ్రా చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మీరు జాయినింగ్ అయ్యి కంటిన్యూ చేస్తారా లేదా విత్డ్రా చేసుకుంటారా? జాయినింగ్ అయ్యి కంటిన్యూ చేస్తాను సార్. విత్డ్రా ఏం లేదు. సీఎం గారు మా యూనియన్ నాయకులు 6వ తారీఖు నుంచి సమ్మెలోకి తీసుకుపోయారు సార్. ఇంతవరకు ఒక స్టేట్మెంట్ సుధా ఏం అసలు ముచ్చటం లేదు. సీఎం గారు డ్యూటీలోకి వెళ్ళిపోండి, 5 తారీఖు దాకా టైం ఇచ్చారు, 3 రోజులని టీవీ న్యూస్ చూసి వచ్చిన సార్. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना के हुजूर नगर में ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की जीत हो जाने के बाद TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज एक जायजा इजलास तलब किया, जिसमें पार्टी के कई MLAs
सीनियर लीडर्स और इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी दिलाने वाले हुजूर नगर के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने सभी को समझाने की कोशिश की कि ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस को जिताकर आवाम ने सीएम केसीआर पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे को नकार दिया है, जिससे साबित हो गया कि तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट के फलाही कामों से आवाम मुतमईन है। शहरी नहीं बल्कि रियासत और मुल्क में अपनी नौयत के दर्दनाक वाक़े में एक सरकारी अहदेदार को जिंदा जला दिया गया। ये वाक़या अब्दुल्लापुर में हयातनगर मंडल रेवेन्यू ऑफिस में पेश आया, जहां खाती सुरेश ने, जो कि गोरपल्ली मौजे का रहने वाला था, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर विजय रेड्डी के दफ्तर में घुसकर उन्हें जला दिया। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि आउटर रिंग रोड के करीब बचाराम में सुरेश की एक अराजी थी, जिसका तनाज़ा हाईकोर्ट तक जा पहुंचा था। वो इस सिलसिले में पैरवी के लिए तहसीलदार के दफ्तर आया था। सुरेश के अलावा दीगर 2 अफराद भी वाक़े में झुलस गए। इस अचानक एकदम से परेशान विजय रेड्डी कमरे में चीख पुकार करने लगी। एमआरओ ऑफिस के दीगर 2 मुलाजिमीन भी उन्हें बचाने के लिए अंदर दाखिल हुए। वो जलती हुई वरांडे में जा पहुंची। मुलजिम ने बादशाह खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तमाम पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इस वाक़े के बाद दफ्तर तहसील के तमाम मुलाजिमीन बाहर आ गए और एहतजाज करने लगे। उन्होंने खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि दफ्तर तहसील और मंडल रेवेन्यू ऑफिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया। సంఘటన ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో జరగడం ఇది మొదటిసారి। ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఈ కృత్యం చేశారు, ఆయనకి ఏ పరిస్థితిలో ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆయనకు కూడా చాలా సీరియస్ ఇంజురీస్ ఉన్నాయి. ఆయనకి ఆయన 50-60% ఇంజురీస్ ఉన్నాయి. ఒకటే ఆయన ఒకరే ఉన్నారు. తర్వాత ఈయన చేశారు. నాకు ఎవరైనా ఇట్లా చేయాలని ఎవరైనా చెప్పారా, దాని గురించి అంతా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ పక్కా చేస్తున్నాం. తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడ పొద్దున నుంచి ఏమేమి జరిగినాయి, ఎవరు ఎందుకు ఆయనకు డైరెక్ట్ అది ఇది మన ప్రభుత్వ కార్యాలయం అంతా చాలామంది ఉంటారు, డైరెక్ట్ ఎట్లా ఎంట్రీ ఇచ్చారు ఆయనకు డైరెక్ట్లీ చెంబర్ వెళ్ళడానికి అని అన్నీ మనము సైంటిఫిక్గా మన ఇన్వెస్టిగేట్ పక్కా చేస్తాము. పక్కా ఇది సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఇది డే టైం, ఇది బ్రాడ్ డే లైట్, అది మర్డర్ కేసు. ఇది పక్కా ఆయనకి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అని రావాలా ఉద్దేశంతో పక్కా అది చాలా లిమిటెడ్ డేస్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మనం పక్కా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ట్రయల్ చేసి పక్కా అది హ్యాంగింగ్ పనిష్మెంట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు. అది ఇంకా వివరాలు మనం స్వీకరించాము. మాత్రం అది మ్యాటర్ అది హైకోర్టు దాకా వెళ్ళింది అని తెలిసింది. ఇలాంటి కేసుల్లో దర్యాప్తులో ఎలాంటి చట్టాలు? ఇప్పుడు ఇది మర్డర్ కేసు, అది డైరెక్ట్గా మర్డర్ కేసు. అది ఆయన ఒకటి ఉన్నాం 302 IPC సెక్షన్ కింద డైరెక్ట్ అది మర్డర్ కేసు. స్టాఫ్కి కూడా ఇంజురీస్ అయినాయి కాబట్టి అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు అది కూడా దాంట్లో ఇంకా 2-3 ఇంజురీస్ అయినాయి. कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आरटीसी की हड़ताल को खत्म करवाने में नाकामी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधीभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि आरटीसी को खांगियाने काबीना का फैसला गैर जमहूरी और गैर कानूनी है। उन्होंने रियासती हाईकोर्ट से दरखास्त की कि वो काबीना के फैसले पर सो मोटू नोटिस लिए और हुकूमत को ऐसे इकदाम से बाज रखे। के चंद्रशेखर राव रोज एक बात कर रहे हैं, 14 साल में मूवमेंट करा तेलंगाना के वास्ते, जद्दोजहद करा, मगर यही काम आरटीसी वाले अपने पेट के वास्ते, नौकरी के वास्ते, बच्चों के वास्ते, जब आप डिसमिस और यूनियन नहीं लगाने के बाद लोग आत्महत्या कर लिए, थोड़े लोग खुदकुशी कर लिए। क्यों भैया तुम मूवमेंट कर सकते? वर्कर आरटीसी के ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, वो बोलने का हक नहीं है। अपने पेट का मामला है, अपने जिंदगी का मामला है। वो आवाज उठाए तो यूनियन नहीं रहना बोलते और ऊपर से बोलते डिसमिस बोलते। आप 8000 किताब पढ़े बोले, मगर कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी नहीं पढ़ा दिखता। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 3 की वजह से तेलंगाना आया,
छोटा स्टेट होना, और उसके में यही लिखा वर्कर भी अपनी आवाज उठा सकता, यूनियन रख सकता अपने मसलों के वास्ते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। ये दो छोड़ दे के आज क्या बोल रहे, मई मूवमेंट लगाया और ऊपर से बोलते अपोजिशन वाले ही ये जो जितने लोग मरे हम जिम्मेदार बोलते। अगर तू डिस्मिस की बात नहीं करता था और दूसरी बात यूनियन की बात नहीं करता तो इतने लोग नहीं मरते। तेरे ऊपर केस लगाना, हमारे ऊपर क्यों भैया? हम क्या गलती करें? अवाम जब परेशान होता, अपोजिशन का काम है अवाम के साथ रहना है, अवाम के मसले को हल करने के वास्ते सोनिया गांधी बोली हम बराबर करें। और दूसरी बात, आज जुडिशरी हर मरतबा बोल रहे बराबर हिसाब नहीं बताते, और 7 तारीख को पेश है, अब 4 तारीख के दिन कैबिनेट लगा लेके 3 तारीख के दिन लगा के क्या बोलते आप? ये तरीका है क्या? बोलो तो क्या है? जो भी 5 तारीख के अंदर ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं हो तो उसका नौकरी जाती, और 5000 रूटों का तुम प्राइवेटाइजेशन करते। किसका बाप का माल है रे भैया? जब आपको आरटीसी एक जमाने में आंध्र प्रदेश का अवार्ड मिलता था, आईपीएस ऑफिसरों को लगाते थे, दोरा होने दो और हमारे खान होने दो और दूसरा राम प्रभाकर राव होने दो, कितने की लोग काम करें, इवन दिनेश रेड्डी भी काम करे, मगर तुम जूनियर ऑफिसरों को लगा के, रिटायर्ड वालों को लगा के, नुकसान तुम्हारे तरफ से हुआ। अब सबसे बड़ी बात है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, जुडिशरी हर मरतबा जुडिशरी को भी धोखे में रख रहा, सही हिसाब नहीं बता रहा, उसी वजह से 7 तारीख बोले तो एक नया गेम खेल रहा। जब एक जमाने में ब्रिटिश वाले लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तू पिताजी होके, एक बाप होके बेटों को बुला के बात करना तेरे तरीका नहीं है, बेटों को डिवाइड कर रहा। इससे क्या पता लग रहा? किसी को 1 महीना 2 महीने के अंदर रिटायर्ड वाला रहता, वो बोलता मैं तो रिटायर्ड होने जाता, किसी को कर्जा रहता, किसी को महीने का 2 महीने से तनख्वाह नहीं है, वो लोगों को तू लेने की कोशिश करे तो भी ज्यादा लोग नहीं जा रहे। कब तक ऐसा करते? अपोजिशन बुला के बात कर। जब कभी ऐसा मसला होता था हमारे चीफ मिनिस्टर ऑल अपोजिशन बुला के बात करते, तू नहीं बात करता। क्या सही, क्या दादागिरी है? मैं कोर्ट से मेरी अपील है, लोगों को जुडिशरी को बोले तुम गलत करे, तनख्वाह नहीं दिए, तुम बराबर हिसाब नहीं बता रहे, तुम झूठे सप्लाई कर रहे इंफॉर्मेशन, ये सही इंफॉर्मेशन लाओ बोले, तो इससे मुझे पता लग रहा इतने लोग मरने का जिम्मेदार कौन है? केसीआर। आज आंध्र में जो जगनमोहन रेड्डी के ऊपर कुछ आरोप है, उसमें कोर्ट क्या बोली, तुम ही अटेंड होना, दूसरों को नहीं चलता, किसी को भी जाने का एग्जम्पशन नहीं देते बोले, तो मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ का जुडिशरी, यहाँ चीफ जस्टिस से मेरी गुजारिश है, कोर्ट क्या बोला, 100 माउंटों भी केस लगा सकते, कोई बोलने की जरूरत नहीं, इश्यू पे बोले, तो ये 100 माउंटों से ज्यादा है, इतने लोग मरे, तो इस वजह से मेरा रिक्वेस्ट है जुडिशरी जी, जुडिशरी पर हमारे को विश्वास है, जुडिशरी खुद केसीआर को कोर्ट में बुलाना सही बात करता है। क्यों बोले तो ये आरटीसी के जमीन बेचने का 60,000 करोड़ इसका वैल्यू है, और 80 भी हो सकता, तो मैं बोल रहा हूँ इसको जब तक नहीं बुलाए, ये सही जवाब नहीं होता, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करूं तो केंद्र सरकार तमाशा देख रहा, मगर जो पैसे कमाए, मनी लैंडरिंग करे, उनके ऊपर तुम केस लगाते, इतने लोग मरे तो हाईकमान इंडिया के सरकार क्या तमाशा देख रहा क्या? तो इसी वजह से कोर्ट शुड कॉल, बुलाना केसीआर। आरटीसी की 1 माह तवील हड़ताल ने आज एक और शख्स की जान ले ली। परकाल डिपो का एक कंडक्टर रविंद्र रेड्डी खल पर हमले के बाद फौत हो गया। मुकामी रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी ने जब ताजियत का इज़हार करने उसके घर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और जमकर नारेबाजी की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को इस मौत का जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए। हालात को भांपते हुए पुलिस ने रुकन असम्बली को बचाया और अपनी हिफाजत में लेकर उनको घर को वापस जाने के लिए मजबूर किया।
रियासत तेलंगाना के महकमा पुलिस के अरसा दराज से चड्डी गैंग सर का दर्द बनी हुई है। इस गैंग के लोग कड़कती सर्दियों में भी रातों में चड्डियों में किसी भी मोहल्ले को आज़ादाना अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर लूट मार मचाकर सीसीटीवी कैमरास में अपनी निशानियां छोड़ते हुए आसानी से वहां से फरार भी हो जाते हैं। और कई मोहल्लों में लाखों के खर्चे से सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाने के बाद भी महकमा पुलिस अभी तक इस गैंग के किसी भी आदमी की शिनाख्त से महरूम है। अभी जिले निजामाबाद से खबर मिली है कि वहां के एक इलाके ललिता नगर के साकिन एक मशहूर कारोबारी तिम्मैया के घर में आधी रात को घुसकर इस गैंग के लोगों ने वहां से 16 तोले सोने के जेवरात और 50,000 की नकद रकम उस कारोबारी के हाथों से ली और वहां से फरार हो गए। बाद में मोहल्ले के कुछ लोग वहां जमा होकर खानदान के लोगों को जो कमरे में बंद कर दिया गया था उन्हें वहां से निकाला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। जिले के कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया और एसीपी श्रीनिवास कुमार ने अपने स्टाफ के साथ फौरन वहां पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हुए बतलाया कि साबिका में भी एक इलाके में इस चड्डी गैंग के लोगों ने एक मकान की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर डाका डाला था। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद वही जिला है जहां से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में सीएम केसीआर की सुपुत्री कविता इलेक्शन हार गई थी। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के अहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 आदी चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जो अरसे दराज से कई पुलिस हुदूदों में ऐसी कई वारदातें अंजाम दे चुके हैं। इन्हें गिरफ्तार करते हुए 15 तोले के करीब 5,60,000 मालियाती सोने के जेवरात बरामद कर जब्त कर लिए गए और मजीद इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई। टू मेंबर गैंग notorious chain cutting offender and from them 14.4 tolas gold ornament की కూడా రికవరీ జరిగింది। ఇది వెస్ట్ జోన్ టీమ్ ద్వారా ఈ ఆపరేషన్ జరిగింది। ఇదిలో బోత్ అక్యూజ్ పేరు సేమ్ ఉంది, మొహమ్మద్ రిజ్వాన్, ఓన్లీ ఏలియాస్ పేరు డిఫరెంట్ ఉంది। సో ఫస్ట్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ కైలాస్ అండ్ సెకండ్ కూడా మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ వీరు। ఈ చైన్ కటింగ్ గ్యాంగ్ లో ఇంతకు ముందు సైబరాబాద్ రాచకొండలో కూడా ఆఫెన్సెస్ జరిగింది అండ్ ఫ్రమ్ దెమ్ 14.4 tolas ఆఫ్ గోల్డ్ వర్త్ 5,60,000 ఈ రికవరీ జరిగింది। ఈ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ కైలాష్ సన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ ఇఫ్తికార్ ఏజ్ 22 years, ఆక్యుపేషన్ బైక్ మెకానిక్ గా పనిచేస్తున్నారు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ మిరాజ్ కాలనీ టోలీ చౌకీ హైదరాబాద్ అండ్ ప్రెసెంట్లీ మంగళ బస్తీ హబీబ్ నగర్ లో స్టే చేస్తున్నారు। సెకండ్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ వీరు సన్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ ఆసిఫ్ ఏజ్ 20 years, ఆక్యుపేషన్ బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ సప్లయర్ ఉన్నారు, రెసిడెంట్ ఆఫ్ నియర్ హరి దర్గా జీరా ఏరియా ఆసిఫ్ నగర్ హైదరాబాద్। సో ఈ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ అండ్ కైలాష్ ఏలియాస్ కైలాష్ నేటివ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్। అతనికి ఫాదర్ died and mother is a housewife and 2 brothers 2 sisters కూడా ఉన్నారు। కొన్ని ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీస్ వచ్చింది, తర్వాత కొన్ని టైమ్స్ లో బైక్ మెకానిక్ గా కూడా వర్క్ చేశారు అండ్ గ్రాడ్యువల్ గా అంటే మోస్ట్లీ ఇంతకు ముందు లంగర్ హౌస్, చార్మినార్, ఉప్పల్, హబీబ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో హీ వాజ్ అరెస్టెడ్। 2019 జూలైలో హీ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ జైల్ ఆన్ బెయిల్। తర్వాత సెకండ్ అఫెండర్ ఇది పార్ట్నర్ మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ వీరు, అతను నేటివ్ ఆఫ్ జీరా ఏరియా ఆసిఫ్ నగర్ అండ్ ప్రీవియస్లీ అతని పైన 5 కేసెస్ ఉన్నాయి। హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఇన్ బేగం బజార్, షైనాథ్ గంజ్, అఫ్జల్ గంజ్, సుల్తాన్ బజార్ అండ్ ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్। 2016 లో అతని పైన పీడీ యాక్ట్ కి కూడా ఇంపోజిషన్ జరిగింది అండ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ ఆల్సో అరెస్టెడ్ బై ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్। తర్వాత మళ్ళీ బెయిల్లో బయటికి వచ్చారు। మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ ఏలియాస్ కైలాస్ హైదరాబాద్ లో కూడా చాలా కేసెస్ కమిట్ చేశారు అండ్ మన రికార్డ్ ప్రకారం మంగళ హాట్, షైనాథ్ గంజ్, బంజారా హిల్ మార్కెట్ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసెస్ ఉన్నాయి। సో ఈ వెస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం దీస్ 2 people వర్ అరెస్టెడ్ అండ్ ఇదిలో కూడా మన డీసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ రాధాకిషన్ రావు గారు నేతృత్వంలో ఇన్స్పెక్టర్ బి గట్టుమల్లు, తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ పి మల్లికార్జున్, మొహమ్మద్ ముజాఫర్,
Muzaffar Ali, M. Ranjit, and entire West Zone Task Force. They have done this excellent work. For this, I convey my hearty congratulations to each one of them. Thank you. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।